आज के इस विशेष व्याख्यान में हम प्रतिदिन की तरह विशेष इसलिए शब्द यूज किया कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का समाज व्यक्तित्व विकास और सफलता मानव के इतिहास में किस तरह से वो घटित होती है, और उसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे। आज का व्याख्यान होगा भारतीय संस्कृति के प्रधान तत्व एवं विशेषता। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास की चर्चा हम निरंतर कर रहे हैं, तो उसके तत्वों के बारे में भी जानना आवश्यक है। और जब हम तत्वों के बारे में जानेंगे, शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे और पाएंगे कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता कितनी मजबूत है और विश्व में उस संस्कृति का क्या योगदान है। चर्चा करने से पहले मैं एक बात आपको साझा कर रहा हूं कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और समाज, आचरण, व्यवहार, व्यक्तित्व मानव के जीवन में कैसे घटित होता है और कैसे प्रवेश करता है, और उसमें मानव किस प्रकार से विकास करता है। हे भारत, मैं तुम्हें विश्व में युक्त श्रद्धा और आश्चर्य के साथ प्रणाम करता हूं। कला और दर्शन के क्षेत्र में अति उच्च स्थान प्राप्त उस भारत को, उस भारत भूमि को, उस भारत माता को, जिसका मैं विशेषज्ञ के रूप में चर्चा कर रहा हूं, पियरे लोती। विश्व में अनेक प्राचीन एवं अर्वाचीन संस्कृतियां हैं। उन सब में भारतीय संस्कृति का स्थान सबसे अनुपम और सर्वोच्च है। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत हजारों साल से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को अत्यंत समृद्ध बनाए हुए है। अपनी अनेक अप्रतिम विशेषताओं के कारण भारतीय संस्कृति अमर है, और इस अमरता का संदेश विश्व के हर मानव में भारतीय संस्कृति कोट कोट के भरी हुई है, और यह संपूर्ण विश्व के मानव समाज की अमूल्य धरोहर है, अमूल्य निधि है। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार अब्दुल्ला वाशफ ने अपने ग्रंथ ताजियत उल अमसार में लिखा है कि समस्त लेखकों की एक मत से यह राय है कि पृथ्वी पर रहने के लिए भारत सबसे अधिक रमणीय स्थान है, उत्तम स्थान है, और विश्व का सबसे आनंददायक प्रदेश है। मित्रों, भारत की भूमि पर अनेक प्रकार के देवी देवता और विश्व विख्यात
युद्ध जिसमें महाभारत एक है और विश्वव्यापी महाकाव्य श्रीमद् भगवद गीता एक है। श्री राम के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक व्यक्तित्व और कृति तो रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पूरे विश्व में एक अनोखा ग्रंथ है। और वेद व्यास जी द्वारा रचित इस महाकाव्य में महाभारत, जिसका उल्लेख हमारे दर्शन शास्त्र, हमारे पुराण, उपनिषद सब में विद्यमान है। यदि यह कहा जाए कि स्वर्ग भारत में ही है तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्वर्ग स्वयं ही भारत से तुलना योग्य नहीं। अंग्रेजी विद्वान मोरे ने लिखा है कि पाश्चात्य जगत की कल्पनाओं से यह भारत हमेशा अत्युत्तम और अलंकृत स्वर्ण और रत्नों से जगमाता तथा मनमोहक गंधों से शोभित रहा है। और एक अन्य विद्वान थॉर्नटन ने लिखा है कि भारत की प्राचीन स्थिति निश्चित रूप में अति विशिष्ट भव्य ही रही होगी। कांडट ब्लॉक दर्शन जेरना ने लिखा है कि भारत में हर वस्तु विशिष्ट भव्य और रूहानी है और भारत ही नहीं, भारत में बसे वो सब प्राणी, वो सब लोग ही एक विशेष दर्जा प्राप्त किए हुए है। श्रीमती मैनीगन्स ने लिखा है, मनुष्य के मस्तिष्क का जितना भी विस्तार संभव है, हिंदुओं के पास उसका सर्वाधिक विस्तार भारत में देखने को मिलता है। और प्रोफेसर मैक्स मुलर इस बात को प्रमाणित करते हुए कहते हैं कि मानव मस्तिष्क के अध्ययन के इतिहास में, स्वयं के अध्ययन में तथा हमारे वास्तविक अस्तित्व के अध्ययन में भारत का स्थान समस्त देशों में प्रथम है, समस्त देशों में अग्रणीय है। अपने विशेष अध्ययन के लिए आप मानव मस्तिष्क के किसी भी क्षेत्र को चुने, भले वह भाषा हो या धर्म या पौराणिक कथाएं या दर्शन हो, चाहे फिर विधि हो, चाहे प्रथाएं हो, चाहे प्रारंभिक काल विज्ञान हो, हर स्थिति में चाहे या चाहने पर भी आपको भारत जाना ही होगा, क्योंकि मानव के इतिहास की सबसे बड़ी सफलता मूल्यांकन और शिक्षाप्रद सामग्री का कोष भारत में और केवल भारत में ही विराजमान है, भारत में मिलता है। जितने भी विद्वानों का अभी मैंने जिक्र किया है, जितने विद्वानों पर भी मैंने चर्चा की है, ये सब भारत के बाहर के विद्वान हैं। और इन सभी विद्वानों ने भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, आज से जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी हमारी वैदिक जो संस्कृतियां हैं, उन पर शोध किया है, मंथन किया है, विचार किया है। शोध और मंथन के बाद उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया है कि भारतीय संस्कृति पावन धरा का प्रवाह कब आरंभ हुआ, इसका ठीक काल निर्धारण नहीं हो सकता, किंतु यह निर्विवाद है कि यह विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इस समय यह धरती पर विश्व की प्राचीनतम जीवित संस्कृति है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के साथ जन्म लेने वाली अन्य वैदिक संस्कृतियां आज काल के गाल में समा गई हैं, समाप्त हो गई हैं, विलुप्त हो गई।
मेसोपोटामिया की सुमेरिया और असीरियन, बेबीलोनिया और रवाल्दी प्रभृति मिस्र, ईरान, यूनान और रोम की प्राचीन संस्कृतियां काल के गर्त में समा गई हैं, लेकिन भारत की संस्कृति आज भी जिंदा है और विश्व में उस संस्कृति को जानने के लिए विश्व भर के लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, उसका समाज, उसका रहन सहन, उसका खान पीन को जानने के लिए, समझने के लिए और उस पर शोध करने के लिए लाखों लोग भारत में यात्रा करते हैं। मित्रों, उनके धौसा विशेष ही अब उनकी गाथा कह रहे हैं कि ये सब संस्कृतियां, चाहे ईरान की संस्कृति है, चाहे मिस्र की है, चाहे रोम की है, चाहे यूनान की है, बेबीलोनिया है, ये केवल गाथा के रूप में या कहानी के रूप में अब गाई जाती हैं, समझी जाती हैं, सुनी जाती हैं। केवल चीन की ही संस्कृति ऐसी है जो प्राचीनता के मामले में भारतीय संस्कृति के समक्ष कहीं अपना स्थान रखने में सक्षम हो रही है। विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृतियों की भांति भारतीय संस्कृति ने भी विगत कई हजारों वर्षों में काल के करोड़ थपेड़े सहन किए हैं और विश्व भर की प्राचीन संस्कृतियां इस थपेड़ों के कारण अपना अस्तित्व खो बैठी, किंतु भारतीय संस्कृति आज भी पूरे उल्लास के साथ जीवित है और उम्मीद करते हैं कि वो ब्रह्मांड में ऐसे ही गुंजायमान रहेगी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इस बात को मना नहीं किया जा सकता कि भारतीय संस्कृति की भौगोलिक सीमाओं में निरंतर संकुचन हुआ है, सिकुड़ती चली गई है और यह संकुचन आज भी जारी है और ऐसी उम्मीद करते हैं कि भारतीय संस्कृति का विस्तार और विकास में अगर हर भारतीय जन, हर मानव अपनी भूमिका डाले तो निश्चित है कि हम अपनी संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं और विश्व में इसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। एक समय था जब भारत की संस्कृति और भारत का नामकरण हो रहा था, किंतु तब भी भारतीय संस्कृति अत्यंत विकसित और विकास अवस्था में विद्यमान थी। इसकी सीमा पश्चिम से हिंदकुश पर्वत से आरंभ होकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं उसके आगे के सैकड़ों द्वीपों तक विस्तृत रही और अपना अस्तित्व कायम किया। अब उष्णकटिबंधीय द्वीपों में भारतीय संस्कृति का विस्तार कैसे हुआ, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लें कि आज जिन देशों को द्वीपांतर अथवा पार महाद्वीपीय देश कहा जाता है, उसमें भारतीय संस्कृति ही व्यवहार होती है, दिखाई देती है। दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया उष्णकटिबंधीय प्रांत महासागर के द्वीप क्षेत्र में स्थित इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया आदि ऐसे देश हैं, ऐसे भूभाग हैं जिसमें भारतीय संस्कृति आज भी विद्यमान है। उष्णकटिबंधीय प्रांत महासागर के एक विशाल द्वीप समूह में द्वीपांतर भारत अर्थात समुद्र पार भारत कहा गया। जब यूरोप वासियों ने भारत को इंडिया कहा, तब उन्होंने पार द्वीपीय द्वीपों के एक बड़े समूह की भारतीय संस्कृति से सभ्यता के आधार पर उसे इंडोनेशिया कहा, जो इंडिया इन एशिया की ध्वनि देता है। साथियों, भारतीय पुराणों में भी उसी कटिबंधीय प्रांत महासागर का एक विशाल द्वीप के रूप में चर्चा है।
डचों द्वारा शासित औपनिवेशिक काल में इस द्वीप समूह में ईस्ट इंडिया या ईस्ट इंडीज जो कहा जाने वाला भूगोलीय बिंदु इतिहासकारों, वैज्ञानिकों एवं प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार ईस्ट इंडीज द्वीप किसी समय एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक से जुड़े हुए थे। बाद में भूभर्गीय हलचलों के कारण टूट टूट कर अर्धचक्राकार आकृति में बिखर गए। इसमें से जावा, सुमात्रा, बाली तथा बोर्नियो एक बहुत बड़े द्वीप के रूप में स्थापित हो गए। भारतीय पौराणिक साहित्य तथा चीन साहित्य थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया द्वीपों से भारत के सांस्कृतिक संबंध रामकथा काल से ही पहले हम पढ़ सकते हैं। मित्रों, कभी थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया की यात्रा करने का अवसर अगर आपको प्राप्त हो तो वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में राम की कथा और रामलीलाएं आज भी भारत से अच्छी तरीके से वहां बनाई जाती है, खेली जाती है। भले ये देश मुस्लिम देश हों, लेकिन वो राम को आज भी अपना आराध्य मानते हैं, अपना देव मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। राम कथा उस काल में भारत की भौगोलिक सीमाएं से संबंध रखने वाले, जिसको जम्मू द्वीप बाहर से लेकर और सिंगल द्वीप श्रीलंका, शाम थाईलैंड, यव द्वीप जावा, सुन द्वीप सुमात्रा, मलद्वीप मलेशिया और शंख द्वीप बोर्निया, बाली तथा आंध्रालय ऑस्ट्रेलिया तक ये सब एक भूभाग था और उस पूरे भूभाग पर भारतीय संस्कृति का प्रचलन था, बोलबाला था। मलय द्वीप अथवा मलाय को अब मलेशिया कहते हैं। कंबोडिया के नाम से अलग अलग देश हैं। उस काल के चंपा राज्य के द्वीप वर्तमान में वियतनाम और कंबोडिया जो कंपुचिया बट गए हैं, देश अलग अलग बन गए हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी वहां देखी जा सकती है। आज संस्कृत भाषा व्यवहार में लाई गई। उस काल में भारत के राजा दूर दूर से समुद्री द्वीपों पर अधिकार कर लेते थे। इसमें कुश द्वीप अफ्रीका तथा वहारा द्वीप मेडागास्कर प्रमुख हैं। राम कथा से पहले से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम का उदय होने तक इसमें से अधिकांश द्वीप भारत का हिस्सा थे तथा यहाँ की प्रजा हिंदू थी। मेडागास्कर अब अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में समुद्र के बीच स्थित एक विशाल द्वीप है तथा अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया है। दक्षिण एशियाई द्वीपों में स्थित बोर्नियो नामक द्वीप पर बुरनेई नामक देश की राजधानी का नाम आज भी वंडर श्री भगवान है, जो बंदर श्री भगवान अर्थात हनुमान जी की ओर संकेत करता है। मित्रों, इस विशाल राष्ट्र और विशाल हमारी संस्कृति जो विश्व में अपना स्थान बनाए हुए, इसका अध्ययन और इस पर शोध करने पर हम पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया तक भारत की संस्कृति और भारत का भूभाग रहा है। अब चाहे उस संस्कृति को आंध्रालय कहें और चाहे उस द्वीप को शंख द्वीप कहें, चाहे उसको मिलर द्वीप कहें, ये सब द्वीप भारत का ही भूभाग होते थे और आज अलग देश के रूप में स्थापित हो गए हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसे एक साधन और विकासशील देश के रूप में विकसित हुए हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि भारत की संस्कृति विश्व में प्राचीनतम संस्कृति है। इसको जानने के लिए विश्व भर के लोग यहाँ आते हैं। मैं डॉक्टर कामराज सिंधु
अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हुआ। और आप इस YouTube चैनल ग्लोबल लिटरेचर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नित्य प्रतिदिन इस चैनल पर डाले गए सभी व्याख्यान आपके पास पहुंच सकें और आप भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज, उनका रहन सहन, उनका खान पान के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।